नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले आपसे एक विनम्र बेनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर वैदिक ज्योतिष के ऊपर जो प्रमाणिक वीडियो होते हैं वो डालता हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की कुंडली में शुभ ग्रह कैसे फल देते हैं। सबसे पहले गुरु और शुक्र की बात करेंगे। इनका फल देखने के लिए सबसे पहले कुंडली में इनकी दृष्टियां देखी जाती हैं। देखिए, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। दृष्टियां कैसे देखनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए गुरु जहां पड़ा है, जहां गुरु पड़ा है वहां 1 अंक, उसको 1 मानना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गुरु कुंडली में कहीं पर भी पड़ा हो वहां 1 अंक से शुरू कर लेना है। तो एक दृष्टि इसकी 5वें घर पर पड़ेगी, एक 7वें पर पड़ेगी, एक 9वें घर पर पड़ेगी। इस तरह गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु की जिस घर पर, जिस भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है उस भाव की वह वृद्धि करता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत समान होती है। इसकी दृष्टि को संजीवनी कहा गया है। बस इतना ध्यान रखना है कि गुरु की नीच राशि मकर, जो 10वीं राशि होती है ना, 10 नंबर वाली, ये गुरु की नीच राशि होती है मकर। इस पर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। बाकी सभी भावों पर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को फायदा ही करती है। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ रही हो, किसी जातक की कुंडली में पहले भाव पर पड़ रही हो, तो जातक स्वस्थ होगा, मेहनती होगा, सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होगा। इसी तरह दूसरे भाव पर पड़ रही हो तो दूसरा भाव किस चीज का होता है भाई? धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, शिक्षा का होता है। इसलिए अगर दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही हो तो इन सब चीजों की जातक के जीवन में वृद्धि करेगा, इनमें बढ़ावा करेगा। गुरु की धनु और मीन राशियां अपनी राशि होती हैं। 9वीं और 12वीं राशि गुरु की अपनी राशि होती है, धनु और मीन। ये वाली 9 नंबर राशि और 12 राशि ये गुरु की अपनी राशि होती है। और जो इसकी उच्च राशि होती है वो होती है कर्क, 4थी राशि इसकी उच्च राशि होती है। मंगल, सूर्य और चंद्र की राशियां, जैसे मंगल की राशि होगी 1ली और 8वीं, सूर्य की राशि होगी 5वीं, चंद्र की राशि होगी 4थी। जिसमें गुरु उच्च के होते हैं वो चंद्र की राशि होती है। इन भावों पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो उस भाव का बहुत ही शुभ फल देते हैं। मगर अगर गुरु की दृष्टि किसी शत्रु राशि पर भी पड़ रही हो तो भी ये नुकसान नहीं करते। ये खास बात है, गुरु की दृष्टि में उस घर का नुकसान नहीं करते, थोड़ा फायदा ही देंगे। शत्रु दृष्टि भी थोड़ा फायदा ही देती है, शुभ फल में थोड़ी कमी आ जाती है, नुकसान नहीं होता। इस तरह शुक्र की बात करते हैं। शुक्र का फल देखने के लिए भी उसकी दृष्टि देखिए कहां पड़ रही है। शुक्र की एक ही दृष्टि होती है 7वीं, जहां वह पड़ा होता है उससे 7वें घर को वह पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसकी जो अपनी राशि होती है वो एक 2 नंबर की होगी, एक 7 नंबर की होगी, वृषभ और तुला। और जो मीन राशि होती है 12 नंबर वाली, वो इसकी उच्च राशि होती है। ये उच्च राशि होगी, ये सब राशि होगी शुक्र की। इन राशियों पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक का जीवन सभी सुख सुविधाओं वाला होता है। जीवन में जातक को हर तरह के सुख मिलते हैं, क्योंकि शुक्र लग्जरी वस्तुओं का कारक है, जीवन में सुख का कारक है, भोग का कारक ग्रह है।
इसलिए इन राशियों पर दृष्टि पड़ रही हो तो बहुत अच्छा फल देगा। इसके अलावा शनि की राशियों पर, मकर पर, 10वीं राशि पर, 11वीं राशि कुंभ पर और तीसरी राशि मिथुन पर अगर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तब भी जाए बहुत अच्छा फल देगा। इन ग्रहों की वृद्धि करेगा और जातक के जीवन में सुख समृद्धि वाले सभी साधन देगा। और इसके अलावा इन राशियों पर अगर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक को सुंदर घर का सुख, वाहन का सुख, ये सब कुछ मिलेगा। अन्य राशियों पर अगर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, मान लीजिए मंगल की राशि पर पड़ रही हो 1 या 8 पर, या और किसी शत्रु राशि पर पड़ रही हो, तो जातक की जो सेक्सुअल डिजायर्स होती है उनमें बढ़ावा होगा, जिसके कारण जातक को अपने जीवन में रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब एक बात आप नोट कर लीजिए, ये मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं। ये नोट करें कि कुंडली में शुक्र और गुरु अगर अकेले किसी भाव में बैठे हो और उस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, शुक्र और गुरु अकेले किसी भाव पर बैठे हो और उस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो उस घर से जो रिश्तेदार रखे जाते हैं, जातक के जीवन में उनकी कमी रहेगी, उनका सुख नहीं मिलेगा। अगर गुरु या शुक्र सब राशि में बैठे हो, अकेले बैठे हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो भाई मामला और भी सीरियस हो जाता है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि मान लीजिए 7वें घर में शुक्र तुला के बैठे हैं या वृषभ राशि के बैठे हैं, अपने घर के बैठे हैं, 7वीं राशि के बैठे हैं या दूसरी राशि के शुक्र जा बैठे हैं, तो इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो जातक अगर स्त्री होगी तो उसकी पति के साथ, अगर पुरुष होगा तो पत्नी के साथ अनबन रहेगी, या पति या पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। और अगर दोनों की कुंडलियों में अशुभ प्रभाव पड़ रहे हो तो भाई तलाक तक की नौबत आ जाती है जीवन में, या किसी पार्टनर की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है अगर इस तरह का योग बन रहा हो। इसी तरह गुरु पंचम भाव में बैठे हो, मान लीजिए गुरु यहाँ पंचम भाव में बैठे हो, अपने घर के बैठे हो, तो काम बहुत सीरियस हो जाता है। अपना घर कौन सा हो गया, धनु के हो, मीन के हो। अगर पंचम भाव में गुरु बैठे हो और इस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो जातक इंटेलिजेंट तो बहुत होगा, उसकी बुद्धि भी बहुत तीक्ष्ण होगी, मेमोरी याददाश्त भी बहुत अच्छी होगी, मगर ये रिश्ता किस चीज का है, संतान का, पुत्र का, तो जातक को पुत्र संतान प्राप्त करने में डिले होगी। बहुत डिले के बाद उसके घर में पुत्र का जन्म होगा और उसको पूरी जिंदगी अपनी संतान की ओर से कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। अगर गुरु पंचम भाव में सब राशि के बैठे हो, अगर किसी दूसरी राशि में भी अकेले बैठे हो और किसी भी ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, तो भी ऐसा ही फल मिलता है, लेकिन न्यून रूप में मिलता है, थोड़ा कम मिलता है। अब बात करते हैं गुरु और शुक्र का चमत्कारिक लाभ व्यक्ति को कब मिलता है, बहुत अच्छा लाभ कब मिलता है। अगर शुक्र और गुरु सब राशि में विराजमान हो और इनके साथ केतु पड़ा हो, देखिए मान लीजिए जहां शुक्र है, जहां शुक्र है और इसके साथ केतु आ गया, जहां केतु आ गया, सब राशि में शुक्र है और केतु आ गया, जहां बृहस्पति जहां है, ये बृहस्पति की सब राशि है और इनके साथ क्या आ गया, केतु आ गया। तो जिस भाव में जय योग बनता है, उस भाव की जो वृद्धि होती है वो चमत्कारिक रूप से होती है। जैसे जहां धन भाव में बन गया शुक्र और केतु की युक्ति, तो जातक बहुत धनी होगा, उसकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, रिश्तेदारों में
अपने कुटुंब में, अपने परिवार में उसकी अच्छी इज्जत होगी। सप्तम भाव में बन गया, पत्नी गुणवान होगी। जब स्त्री की कुंडली में हो, पति गुणवान होगा। पार्टनरशिप में, साझेदारी में फायदा होगा। और सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल एग्रीमेंट्स, जो कानूनी एग्रीमेंट करते हैं, उसमें लाभ होगा। जैसे ये नवम भाव में बन रही है, बृहस्पति और केतु की दृष्टि तो की युक्ति, तो भाई जातक बहुत ही भाग्यशाली होगा। विदेश जाकर भी बहुत अच्छा लाभ कमाएगा। इसलिए अगर ये 12वें भाव में बन रही हो तो जातक बहुत दयालु होगा, बहुत बड़ा दानी होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवाएगा। और इस तरह के जातक भी विदेश जा सकता है, क्योंकि 12वां घर भी विदेश का घर ही होता है। किसी भी घर में गुरु और शुक्र की राशि पड़ी हो और गुरु और शुक्र अपने घर में विराजमान हो और उसके साथ केतु आ जाए, तो उस घर का जो फल मिलता है जातक को, वो बहुत चमत्कारिक रूप से मिलता है उसके जीवन में, और बहुत ही अच्छा फल मिलता है, बहुत ही उम्दा शानदार फल मिलता है। आगे बात करते हैं, चंद्र के साथ गुरु या शुक्र बैठा हो कुंडली में, गुरु या शुक्र की युक्ति अगर चंद्र के साथ हो रही हो, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो जातक का जो मन होता है वो स्टेबल रहता है, मन भटकता नहीं है, जातक खुश रहता है, खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है और जातक हंसमुख होता है। अब गुरु और शुक्र की विशेष स्थितियों पर बात कर लेते हैं। गुरु की लगन में स्थिति हो या शुक्र की 8वें भाव में स्थिति हो, गुरु की लगन में स्थिति हो या शुक्र की 8वें भाव में स्थिति हो, तो जातक को जीवन में बिना कमाया धन बहुत बड़े स्तर पर मिलता है। देखिए, जब लगन में गुरु की दृष्टि होगी तो एक तो इसकी दृष्टि 5वें घर पर पड़ेगी, एक 9वें घर पर पड़ेगी। 5वां घर और 9वां घर दोनों ही अचानक धन लाभ, अचानक प्रॉपर्टी का लाभ, जीवन में अचानक ही लाभ देने वाले होते हैं। इस तरह के जातक जिनका लगन में गुरु होता है, बाप दादाओं की संपत्ति बहुत बड़े स्तर पर मिलती है और देखने में ऐसा आया है कि ये अकेले ही होते हैं। अगर लड़की की जातक के किसी की कुंडली में, स्त्री जातक की कुंडली में ये योग हो तो अकेली अकेली लड़की होगी, या इस तरह के सर्कमस्टांस बन जाएंगे कि इनके जो भाई बहन होंगे वो कहेंगे कि हमको तो अब जरूरत ही नहीं है प्रॉपर्टी की, उनके पास इतना कुछ होगा, वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देंगे और इस तरह का जातक अपने बाप दादाओं की पूरी प्रॉपर्टी का मजा लेगा, पूरी प्रॉपर्टी इंजॉय करेगा। इसी तरह शुक्र 8वें भाव में हो तो जातक को, शुक्र को 8वां भाव बहुत प्रिय है, तो जातक को अपने जीवन में अचानक धन लाभ होता है, पैतृक संपत्ति से भी उसको अच्छा लाभ होता है, ससुराल से अच्छा लाभ होता है, पत्नी से अच्छा लाभ होता है। पत्नी नौकरी वाली हो सकती है, कोई बिजनेस करने वाली हो सकती है, अगर नौकरी वगैरह नहीं करती तो ससुराल से बहुत अच्छा लाभ होता है। ये गुरु और शुक्र की विशेष स्थिति होती है कुंडली में। आगे बात करते हैं राजकुमार ग्रह बुध की। कई ज्योतिषी इनको बाल ग्रह कहते हैं, कोई इनको ट्रांसजेंडर कहता है, किन्नरों की जिन्हें बोलते हैं वो ग्रह कहते हैं। यानी कि यह कहा जाता है कि बुध जिस राशि में स्थित हो या जिस ग्रह के साथ स्थित हो उसके अनुसार ही फल देते हैं। एक पॉइंट समझने वाला है, यहाँ जब हम बुध का फलादेश करते हैं ना, तो एक पॉइंट समझने वाला है। अधिकतर कुंडलियों में सूर्य और बुध इकट्ठे बैठे होते हैं, सूर्य और बुध तकरीबन इकट्ठे ही जाते हैं और अधिकतर कुंडलियों में ये इकट्ठे ही बैठे होते हैं और बुध आदित्य योग के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर हमको करना क्या है, सबसे पहले इनके अंशों को देखना है। अगर सूर्य और बुध के बीच 12 डिग्री से अधिक का अंतर हो, वैसे नीच के तो 20 डिग्री तक होते हैं, लेकिन इनके अंशों में अगर 12 डिग्री से अधिक का अंतर हो तो बुध अपना स्वतंत्र फल देने में सक्षम होगा, नहीं तो सूर्य का इस पर प्रभाव अधिक रहेगा, सूर्य का कंट्रोल अधिक रहेगा, ये अपना
स्वतंत्र फल नहीं दे पाएगा। और जब बुध सूर्य के प्रभाव में होता है, सूर्य क्या है? राजा ग्रह है। बुध क्या है? राजकुमार ग्रह है। पिता के साथ पुत्र मान लीजिए आप। जब यह स्थिति बनती है तो व्यक्ति खुलकर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता, इतना साहस नहीं होता कि खुलकर कोई काम कर सके। जो ट्रेडिशनली कार्य चल रहे हैं, जिस ढंग से बहुत पुराने समय से कार्य चल रहे हैं, उसी तरह से वो कार्य करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे ढंग से नहीं कर पाता। मगर अगर बुध अकेला हो, या सूर्य से 12 अंश दूर हो, जहाँ कुंडली में बुध अकेला बैठा हो, जहाँ सूर्य और बुध के बीच जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो 12 अंश या इससे अधिक हो, जहाँ बुध मिथुन या कन्या राशि में हो, मिथुन राशि का हो या कन्या राशि का हो, तो भाई इस तरह का जातक अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करता है अपने जीवन में, और इस तरह के ढंग से काम करेगा जो दूसरे लोगों के लिए एक पद चिन्ह बन जाएगा। दूसरे लोग इसके पद चिन्हों के ऊपर ही काम करेंगे। बहुत बुद्धिमान होगा इस तरह का जातक। अब बात करते हैं कि जिनकी कुंडलियों में चंद्र बुध की युक्ति होती है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और बुध की युक्ति हो, तो भाई उस जातक की वाणी बहुत अच्छी होती है। जातक की जो वाणी होती है दूसरे को सम्मोहन करने वाली होती है, दूसरे को हिप्नोटाइज करने वाली होती है। या किसी को कोई काम कह दे, दूसरा बंदा इनको ना बोल ही नहीं सकता, अपना कार्य ये अपनी वाणी के द्वारा ही सिद्ध करवा लेते हैं। बुध अगर शत्रु राशि यानी मंगल, शनि, राहु आदि की राशि में पड़ा हो, या शत्रु ग्रह के साथ इसकी युक्ति हो जाए, बुध की युक्ति मंगल के साथ हो जाए, शनि के साथ हो जाए, राहु के साथ हो जाए, तो जातक अपनी बुद्धि का गलत उपयोग भी कर बैठता है। जैसे कई बार कोई कंस्पिरेसी रचना, इस तरह षड्यंत्र रचना किसी के खिलाफ, किसी गलत काम में, जैसे कोई साइट हैक करनी है कंप्यूटर की, इस तरह के काम करना, इस तरह के काम कर बैठता है। और ट्रेडिशनल के हिसाब से नहीं चलता, जैसे उसके परिवार का ट्रेडिशन चला आ रहा है ना, उसके हिसाब से नहीं चलता। जैसे लव मैरिज करवा लेनी, घर से भागकर विवाह करवा लेना, इस तरह का काम करता है जातक। और इस तरह के जातकों को नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती रहती है, जैसे हाथ पैरों का सुन्न होना, और स्किन एलर्जिक भी होती रहती है, जिनका बुध इस प्रभाव में आ जाए, मंगल के प्रभाव में आ जाए, शनि के प्रभाव में आ जाए। हाँ, एक बात बतानी मैं भूल गया आपको, ये बात भी आप नोट कर लीजिए, ये भी मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र और बृहस्पति किसी भी घर में इकट्ठे बैठे हो, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, शुक्र और बृहस्पति किसी भी घर में बैठे हो इकट्ठे किसी की कुंडली में, तो भाई नोट कर लीजिए पॉइंट। तो जातक को अपने बुरे समय के लिए अपनी कमाई का, जो वो कमाई करता है, कम से कम 25% बचा कर रखना चाहिए। क्योंकि शुक्र और बृहस्पति जब इकट्ठे हो जाते हैं तो जातक के जीवन में एक बार बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है। आर्थिक समस्या एक बार बहुत बड़ी आती है उसके जीवन में, इसलिए उसको पहले इसका प्रबंध कर रखना चाहिए। ये इसका उपाय भी है एक, कि पहले भी ही इतने पैसे हमने अलग से निकाल कर रख दिए ताकि शुक्र और बृहस्पति अपना बुरा प्रभाव ना ही दे। अगर बुरा प्रभाव दे तो हमारे पास उतना धन एक साइड पर पड़ा हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिनका शुक्र और बृहस्पति इकट्ठे पड़े हों, वो अपनी कमाई का कम से कम 25% हिस्सा एक तरफ रख दे, यह सोचकर चले कि ये मेरा पैसा है ही नहीं,
मान लीजिए किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है या 1 लाख रुपए कमाता है, वो ये समझ के चले कि मेरी 75,000 यानी 75,000 रुपए तनख्वाह है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि कुंडली में शुभ ग्रह बृहस्पति, बुध और शुक्र कैसे फल देते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।